नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत पंचायती राज मंत्रालय मना रहा है आइकॉनिक सप्ताह समारोह। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर राष्ट्रीय हितधारक सम्मेलन का किया उद्घाटन। पंचायती राज मंत्री ने कहा, साल 2030 तक पंचायतों को सशक्त बनाने का है लक्ष्य। जल शक्ति मंत्री ने कहा, भारत ने 2024 का रखा है हर घर जल का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पीएम किसान सम्मान निधि करोड़ों किसानों को दे रही है नई ताकत। कहा, जब किसान सशक्त होंगे तो देश होगा समृद्ध। गुजरात में उमिया माता मंदिर के 14वें स्थापना दिवस समारोह में पीएम मोदी ने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाए जाने का किया आह्वान। कहा, धरती मां को बचाएं वरना एक दिन कृषि उपज देना कर देगी बंद। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, समय आ गया है कि प्राकृतिक खेती की दिशा में बढ़ा जाए आगे। गांधीनगर में नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के स्वर्ण जयंती समारोह को किया संबोधित। और अब समाचार विस्तार से। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत पंचायती राज मंत्रालय आइकॉनिक सप्ताह समारोह मना रहा है। आज शुरू हुआ ये आइकॉनिक सप्ताह 17 अप्रैल तक चलेगा। दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आज उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर राष्ट्रीय हितधारक सम्मेलन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और गजेंद्र सिंह शेखावत समेत तमाम गणमान्य उपस्थित रहे। सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर राष्ट्रीय हितधारक सम्मेलन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया। सम्मेलन का उद्घाटन उपराष्ट्रपति ने सतत विकास लक्ष्यों को दर्शाता है और एक लोगो को भी उन्होंने जारी किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने 9 सतत विकास लक्ष्यों को दर्शाता एक लोगो भी जारी किया। और कार्यक्रम में अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि गांधी जी के अनुसार ग्राम राज्य के बिना राम राज्य अधूरा है। Rama Rajya is incomplete without Grama Raj. This is a very simple, very powerful message given by Mahatma Gandhi. We have to understand that spirit and see to it that we really empower the rural elected bodies, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस, जिला परिषद, पंचायत समिति या मंडल प्रजा परिषद और द पंचायत. These wings has to be really strengthened by empowering them. उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश में जो विकास हुआ है उससे हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि 100% लक्ष्यों को हासिल करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। We have made a lot of progress, but we should not be satisfied with the progress we have made. We should aim at achieving 100%. 100% should be our target. For that, what is required? Political will, administrative skill. Mere the bill will not get the result. What is required is political will, administrative skill. This political will has to be there at all levels. This belief has to be translated by all the people concerned in various wings of the administration. इस अवसर पर पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि साल 2030 तक पंचायतों को सशक्त बनाने का लक्ष्य है और गांवों को हर प्रकार से विकसित करना है। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रहा है कि 2.55 लाख ग्राम पंचायत, 5,390 ब्लॉक पंचायत और 481 जिला पंचायतों ने अपने 21-22 जो अभी फाइनेंशियल ईयर गया है, डेवलपमेंट प्लान ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन के माध्यम से अपलोड करने का काम किया है। मैं पंचायतों को धन्यवाद देना चाहता हूं।
कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जहां पूरी दुनिया ने हर घर जल का लक्ष्य 2030 रखा है, वहीं भारत ने 2024 लक्ष्य रखा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हर एक व्यक्ति को स्वच्छ पीने का जल मिले, हर घर तक पीने का पानी पहुंचे, इस लक्ष्य की भी कल्पना 2030 तक की गई थी। ये अपेक्षा की गई थी कि 2030 तक सभी देश इसे पूरा कर सके। दूसरी सबसे बड़ी आबादी और सबसे बड़ी चुनौती का जवाला देश होने के बावजूद भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से खड़े होकर के एक बार फिर देश के सामने एक संकल्प अपना जो है वो व्यक्त किया और देश को इस बात का भरोसा दिलाया कि देश के 19 करोड़ गांवों में जहां केवल 3 करोड़ 23 लाख घरों तक पीने का पानी पहुंचता है, हम आगामी 5 वर्ष में 2024 तक देश के हर घर तक स्वच्छ जल, समुचित मात्रा में जल और निरंतरता के साथ में जल दे सके, पीने का पानी दे सके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसान सम्मान निधि एक ऐसी योजना है जो आगे चलकर किसानों को फायदा ही पहुंचाएगी और कृषि से जुड़ी अन्य योजनाएं हमारे देश के करोड़ों किसानों को नई ताकत दे रही हैं। उन्होंने किसानों की शक्ति को रेखांकित करते हुए कहा कि जब किसान समृद्ध होगा। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, हमारे किसान भाई बहनों पर देश को गर्व है। ये जितना सशक्त होंगे, नया भारत भी उतना ही समृद्ध होगा। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि और कृषि से जुड़ी अन्य योजनाएं देश के करोड़ों किसानों को नई ताकत दे रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रामनवमी के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के जूनागढ़ के गठिला स्थित उमिया माता मंदिर के 14वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। वर्ष 2008 में मंदिर का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, तब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री मोदी ने उमिया माता के भक्तों से खास तौर पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की भी अपील की। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस धरती मां को बचाना एक बड़ा अभियान है। हम भूतकाल में पानी के संकट में जीवन व्यतीत कर रहे थे। सूखा हमारी हमेशा की चिंता का विषय था, पर चेक डैम का अभियान शुरू करके जल संचय पर ड्रॉप मोर क्रॉप ड्रिप इरिगेशन का अभियान चला के और सोनी योजना लागू करके पानी के लिए खूब प्रयास किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लाखों किसान प्राकृतिक कृषि की ओर बढ़े हैं और उनको प्राकृतिक कृषि अपनाने में गर्व हो रहा है। ये बात भी सही है कि इससे खर्च भी बचता है। उन्होंने अपील की कि गुजरात के गांव-गांव में किसान प्राकृतिक कृषि के लिए आगे आएं। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर हैं। अमित शाह ने अपने दौरे की शुरुआत प्रदेश के बनासकांठा जिले से की, जहां गृह मंत्री ने भारत पाक सीमा पर स्थित नादेश्वरी माता मंदिर में दर्शन किए और पूजा अर्चना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लिया। समारोह को संबोधित करते हुए अमित शाह ने प्राकृतिक खेती पर जोर देते हुए कहा कि अगर भारत दुनिया भर में मौजूद ऑर्गेनिक फूड की मांग को पूरा करता है तो देश के अर्थतंत्र का कायाकल्प हो जाएगा। और समय आ गया है कि प्राकृतिक खेती की दिशा में भारत को बढ़ाया जाए और विश्व भर में ऑर्गेनिक फूड का जो डिमांड है उसको अगर भारत पूरा कर दे तो हमारे अर्थतंत्र का कायाकल्प हो जाए और इस देश में हो सकता है। उसमें डेयरी सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, क्योंकि प्राकृतिक खेती के लिए जो मूल चीज है वो गोबर है, वो आपके पास। प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के राज्यपाल के एक्सपेरिमेंट को बहुत लोकप्रिय बनाया है कि 2 या 4 गाय रखने से ही 30 एकड़ से ज्यादा बड़ी अमित शाह ने कहा कि प्राकृतिक खेती से उन्हें 3 तरह के लाभ हो सकते हैं। तो गोवर्धन, इससे गैस के उत्पादन और उससे बची हुई स्लरी का खेत के अंदर उपयोग कर प्राकृतिक खेती, और फिर जो बाहर आता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, वो किसान के सामान्य उत्पाद से 3 गुना दाम मिला सकता।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की दोगुनी आय के प्रयास जारी हैं। प्राकृतिक खेती भी उन्हीं प्रयासों में से एक है। हिमाचल प्रदेश में भी इसके सार्थक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। प्रदेश के चंबा जिले की उप तहसील पुखरी के मुलग गांव में ऐसे कई किसान हैं जो प्राकृतिक खेती के माध्यम से मटर, सेब, लहसुन, चकुंदर सहित कई फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। स्थानीय किसान कमलेश सेठी ने बताया कि उन्होंने सुभाष पालेकर से प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण लिया और अब वे रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किए बिना खेती कर रहे हैं। बावजूद इसके उनके खेतों में अच्छी पैदावार हो रही है, जिससे उनकी आमदनी में भी काफी इजाफा हुआ है। जो ये प्राकृतिक खेती, इससे जो मैंने जुड़ना था, शायद यही मुझे बहाना लगना था, तो मैंने उस टाइम ही 2018 में पालमपुर में 6 दिन की ट्रेनिंग ली। सुभाष पालेकर जी ने ट्रेनिंग दी, 7 जिले हम आए हुए थे। तो वहाँ से मुझे कुछ इतना ज्ञान मिला कि हम क्यों गलत राह पर जा रहे हैं, क्यों खुद का भी विनाश कर रहे हैं और आगे जीवधारियों का भी विनाश कर रहे हैं। तो पहले भी हम करते थे, थोड़ा डालता था मैं, केमिकल भी डाला, खाद भी डाली, मगर उससे सारी धरती बंजर हो गई, सारी यानी कि खत्म होने वाली कगार पर पहुंच गई थी। मैंने एक बेड पर 3-3, 4-4 चीजें लगाई हैं, जिसमें कि औषधीय पौधा भी है, जिसमें फूल भी है, जिसमें सब्जी भी है, 45 दिन की भी है, 60 दिन की भी है, 100 दिन की भी है, 150 दिन की भी है और 250 दिन की भी है। इससे क्योंकि एक खत्म हो जाती है तो दूसरी उसको सारा मिल जाता है, दूसरी खत्म हो गई तो तीसरा मिल जाता है। तो इससे हमारी प्राकृतिक खेती खुशहाल होगी। कमलेश सेठी की ही प्रेरणा से हेम सिंह, जयराम और कैलाश चंद ने भी प्राकृतिक खेती को अपनाया। ये सभी जहर मुक्त फसलें उत्पादित करके बहुत संतुष्ट हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। और खादी उसका दवाई का हर चीज़ बीमारी बंद दिन, हर चीज़ बंद दिन। गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है भी इस काम को बंद कर दो, खाद पाना और दवाई पाना बंद कर दो, इसके अंदर बीमारी बदी है। तो ये अपना देसी है, देसी गाँव का मैल उसको चलाओ, गूंतर में इसको चलाओ, इसमें आपका सब कुछ ठीक होगा। पहले खेती करते थे, वो जड़ खाद को डालते थे, वो अब नहीं डाल रहे हैं। अब वो दूसरा गौ का मूत्र और जीवामृत बना के कर रहे हैं, ऐसा डाल रहे हैं। और प्राकृतिक खेती ठीक है और बहुत अच्छी है। आत्मा परियोजना के उप परियोजना निदेशक ओम प्रकाश अहिर ने बताया कि चंबा जिले में 16,000 किसान प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण ले चुके हैं। ये खेती देसी गाय व गौमूत्र आधारित है। ऐसे में किसानों को देसी गाय की खरीद पर 25,000 उपदान दिया जाता है और साथ ही समय समय पर इनके लिए प्रशिक्षण शिविर व कार्यशालाएं भी आयोजित की जा रही हैं। प्राकृतिक खेती मेनली सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती नाम दिया गया है। इसके अंतर्गत जिला चंबा में 2018 से ये स्कीम शुरू की गई थी, जिसको कि प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना नाम भी दिया गया है। तो इसके अंतर्गत 2018 से अब तक 16,000 के करीब आज तक किसान जो है प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और इसमें 15,000 से ज़्यादा किसान जो हैं इस वक्त खेती कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती जो है बिल्कुल देसी गाय के गोबर और गौमूत्र के ऊपर ही आधारित है। जब हम ये सब चीज़ें, एक जीवामृत, घन जीवामृत, ये सब हम चीज़ें बनाते हैं, तो ये सब चीज़ें घर में ही हम किसान जो है अपने घर में ही बना सकता है। इसमें किसी तरह का भी कोई खर्चा नहीं होता। निश्चित रूप से प्राकृतिक खेती किसानों की आय बढ़ाने का एक अच्छा विकल्प बनकर उभर रही है, जिससे न केवल इनकी आय बढ़ रही है बल्कि इनके खेत व फसलें भी रासायनिक जहर से मुक्त हो रही हैं। डीडी न्यूज के लिए चंबा से विकास ठाकुर की रिपोर्ट।
और उत्तर प्रदेश कासगंज जनपद में सरकार के निर्देशों के अनुसार कोविड नियमों का पालन करते हुए गेहूं खरीद 1 अप्रैल से लगातार चल रही है। कासगंज के जिला खाद्य विपणन अधिकारी विजय कुमार शुक्ल ने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए जिले में 52 क्रय केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 13 क्रय केंद्र कासगंज तहसील क्षेत्र में, 16 केंद्र सहवार तहसील क्षेत्र में और 23 केंद्र पटियाली तहसील क्षेत्र में बनाए गए हैं। सभी केंद्रों पर केंद्र प्रभारियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा सभी क्रय केंद्रों पर जिले और ग्राम स्तर के नोडल अधिकारी भी तैनात किए गए हैं। श्री शुक्ल ने बताया कि सरकार के निर्देशों के क्रम में गेहूं खरीद में पूरी पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए ई-पॉप मशीन के माध्यम से खरीद की जा रही है और भुगतान PFMS पोर्टल से किया जा रहा है। भुगतान 72 घंटों के अंदर किसानों के खातों में सीधा भेजा जा रहा है। क्रय केंद्रों पर किसानों को किसी प्रकार की समस्या न हो, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। किसानों की समस्याओं को सुनने और तत्काल समाधान के लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। पिछले साल की ही तरह इस साल भी गेहूं खरीद के लिए जिले में तैयारियों और व्यवस्थाओं के लिए जिला खाद्य विपणन अधिकारी विजय कुमार शुक्ल के प्रयासों की जनपद भर में सराहना भी की जा रही है। इस साल गेहूं का मूल्य 2015 रुपए प्रति क्विंटल है, जो पिछले साल की तुलना में 40 रुपए प्रति क्विंटल अधिक है। सरकार द्वारा इस वर्ष मूल्य बढ़ाए जाने से जनपद के किसान काफी खुश और उत्साहित हैं। और मेरे 10 बीघा गेहूं किया है और मैं मंडी में गेहूं लगाने के लिए आया हूं। ये लोग की व्यवस्था ज़्यादा बढ़िया है, मंडी में देखभाल अच्छी है। मैं 40 रुपये कुंटल बढ़ाए हैं, सरकार के लिए धन्यवाद देता हूं। जनपद में 52 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। 45 PCF के हैं, 6 खाद्य विभाग के हैं, 1 FCI के हैं। सभी खरीद जो है बायोमेट्रिक, किसान के बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद और ई-पॉप मशीन से किया जा रहा है। सभी केंद्रों पर कोविड की हेल्प डेस्क की व्यवस्था है, किसानों की सुख सुविधा की व्यवस्था है। टोटल भुगतान NPCI मैपिंग से कराया जा रहा है और PFMS पोर्टल के माध्यम से कराया जा रहा है। बिचौलियों से मुक्त करने के लिए ये व्यवस्था किया गया है। तत्काल ही किसानों को वहीं जो भी उसने विक्रय किया है उसकी पर्ची दी जाएगी और इसके लिए सारी व्यवस्था के संचालन के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। सभी केंद्रों पर निरीक्षण के लिए एक जिला स्तर की अधिकारी और एक ग्राम स्तरीय अधिकारी को तैनात कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में प्राकृतिक खेती के माध्यम से किसानों द्वारा गन्ने का उत्पादन किया जा रहा है। इन गन्नों का रस बेचकर ये किसान अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के मैदानी क्षेत्रों में किसान प्राकृतिक खेती से जुड़े रहे हैं। नाहन के बोहलियों ग्राम निवासी सद्दाम का परिवार भी उनमें से एक है, जिन्होंने प्राकृतिक खेती को अपनाया है। सद्दाम का कहना है कि वे गन्ने की खेती के लिए जीवामृत और गोबर की खाद का ही इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये गन्ने अधिक रस भरे और स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। यहाँ जो हमारा प्रोड्यूस है अपना खेत का, वो सारा ऑर्गेनिक है और हम लोगों ने यहाँ ये एक छोटा सा रेहड़ी लगाई हुई है, जिसमें गन्ने का जूस ताज़ा लोगों को उपलब्ध कराते हैं और आते जाते लोग बहुत दूर से इसको बहुत पसंद भी करते हैं। अपने खेत की चीज़ जो कि हर तरह से शुद्ध है, ऑर्गेनिक है, कोई बाहर के खाद इसमें नहीं है, लोगों तक मुहैया करा रहे हैं। सद्दाम का परिवार प्राकृतिक खेती से तैयार गन्नों का रस चंडीगढ़ देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर बेचता है, जहां पर्यटकों द्वारा इसे काफ़ी पसंद किया जा रहा है। नेशनल हाईवे 07 पे हमने रेहड़ी लगाई हुई है, जो कि गन्ने की रेहड़ी है और बिल्कुल प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है, बिल्कुल पॉइजन फ्री है, कोई दवाइयों का छिड़काव नहीं है और किसी तरह का खाद कोई हम नहीं छिड़कते इसमें, बिल्कुल जहर फ्री है और ऑर्गेनिक है बिल्कुल। हम अपना गन्ना उगाते हैं खेतों में, उसमें गोबर और गौमूत्र डालते हैं जी, फ्रेश गन्ना उगाते हैं और हम ये साफ़ करके बड़ी अच्छे से लोगों को पिलाते हैं, जिससे हमारी सेल भी अच्छी होती है। पर्यटकों का कहना है कि वे अक्सर यहाँ गन्ने का रस पी चुके हैं और ये रस काफ़ी स्वादिष्ट होता है। काफ़ी बार मतलब यहाँ पे रुकते हैं और मतलब जूस पीते हैं यहाँ पे, तो हमें मतलब यहाँ का जूस मतलब और जो जगह पे जूस मिलता है उससे अच्छा लगता है। और जो इनका जो जूस है, जो गन्ना जो उगाते हैं, मतलब जो घर की जो खाद रहती है उससे उगाते हैं, तो उसकी वजह से इनका टेस्ट और जो रेहड़ियों पे जूस मिलता है उससे बहुत डिफरेंस और अच्छा भी है। निश्चित रूप से प्राकृतिक खेती रासायनिक खादों से मुक्त उत्पाद पैदा करने में सक्षम है।
यही कारण है कि लोगों में प्राकृतिक खेती से पैदा उत्पादों के प्रति भरोसा रहता है। साथ ही किसानों के लिए ये अच्छी आमदनी प्राप्त करने का अवसर भी देता है। डीडी किसान के लिए नाहन से जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। और आइए अब देखते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपने खेतों का ख्याल। हल्दी की पैदावार, उपभोग और निर्यात के मामले में भारत सबसे ऊपर है। कुल उत्पादन का 80% हमारे देश में ही होता है। भारत में भी सबसे ज्यादा 60% हल्दी आंध्र प्रदेश में उगती है। इसके बाद तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल का नंबर है। ओडिशा और झारखंड में भी इसकी खेती की जाती है। ये उष्णकटिबंधीय मसाला फसल है। इसे गर्मी के मौसम में भी उगाया जाता है और मानसून में भी। खरीफ मौसम में ये सबसे उपयुक्त फसल है। अंतर्वर्ती फसल के रूप में की जा सकती है खेती। हल्दी को 4.5 से 7.5 pH वाली दोमट और बलुई दोमट मिट्टी चाहिए। ऊसर और क्षारीय जमीन इसके लिए सही नहीं है। केरल और पश्चिमी तट वाले हिस्सों में अप्रैल और मई के दौरान इसकी बुआई हो जाती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए 20 से 25 क्विंटल प्रकंद की जरूरत होगी। कंद स्वस्थ और उसका वजन 25 ग्राम के आसपास हो। मात्र प्रकंद को 2 टुकड़ों में बांट लें, जबकि द्वितीयक प्रकंद के 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े बनाएं। बीज को लगाने से पहले भीगे पुआल में रखें। इससे उनमें अंकुरण होगा और खेत में जल्दी जमेंगे। हल्दी की बुआई नाली बनाकर की जाती है। 40 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर नाली तैयार करनी है, जिसकी चौड़ाई और गहराई 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी है। नाली में मिट्टी, ट्राइकोडर्मा युक्त कंपोस्ट और रासायनिक खाद को अच्छी तरह मिलाते हैं। फिर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रकंदों को रखकर मिट्टी से ढक देते हैं। नाली जमीन से नीची रहनी चाहिए ताकि गर्मियों में पानी देने में आसानी हो और बरसात में इस पर मिट्टी चढ़ा दी जाए। बुआई करते समय आंख को ऊपर की ओर रखें। बुआई के बाद सिंचाई करके पलवार कर दें। 1 हेक्टेयर हल्दी को 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश दें। खेत की तैयारी के दौरान फास्फोरस की पूरी मात्रा और पोटाश की आधी मात्रा देनी है। 45 से 60 दिन बाद नाइट्रोजन की आधी मात्रा और पोटाश की बची हुई आधी मात्रा दे दें। बुआई के 90 दिन बाद नाइट्रोजन की बची आधी मात्रा भी दे दें। बुआई के 60, 120 और 150 दिनों पर निराई गुड़ाई करनी होगी। मई में बुआई करेंगे तो फसल में 3-4 सिंचाई करनी होगी, जबकि बरसात की फसल में सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रहे खेत में जल जमाव न होने पाए। आप चाहे तो हल्दी के साथ अंतर फसल के रूप में मिर्च, प्याज, बैंगन, मक्का और रागी लगा सकते हैं। अंतर फसल में हल्दी की हर 2 कतारों के बाद इनमें से किसी भी फसल की 1 कतार लगाएं। अप्रैल के दौरान चौलाई की बुआई होती है। पूसा कीर्ति और पूसा किरण उन्नतशील किस्में हैं। 1 हेक्टेयर चौलाई के लिए 700 ग्राम बीज की जरूरत होती है। कतार से कतार की दूरी 6 इंच और पौधों के बीच फासला 1 इंच रखना होगा। बुआई के दौरान 10 टन कंपोस्ट, आधा बोरा यूरिया और 2 से 7 बोरे सिंगल सुपर फॉस्फेट डालें। जो किसान भिंडी बोना चाहते हैं वो आजाद भिंडी 1, आजाद भिंडी 2, आजाद भिंडी 3, आजाद भिंडी 4, परभनी क्रांति, वर्षा उपहार, पूसा A4, पूसा A5, अर्का अनामिका और अर्का अभय का चुनाव कर सकते हैं। भिंडी में 35 से 40 किलो नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग बुआई के 30 दिन बाद और बाकी 1/3 मात्रा की दूसरी टॉप ड्रेसिंग बुआई के 45 से 50 दिन बाद करें। दूसरी ओर जिन किसानों को हरी मिर्च रोपे 25 से 30 दिन हो गए हैं, वो अब नाइट्रोजन दे सकते हैं। 1 हेक्टेयर खेत में 35 से 40 किलो नाइट्रोजन देनी है। अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में अप्रैल के पहले पखवाड़े के दौरान आलू लगा सकते हैं। कुफरी ज्योति अभी के लिए अच्छी किस्म है, क्योंकि इस समय बोए आलू में झुलसा रोग लगने की संभावना रहती है। ये किस्म इस रोग से मुक्त है। तैयार हो चुकी प्याज और लहसुन की खुदाई अप्रैल के आखिर में करें और खोदने के बाद फसल को 3 दिनों तक खेत में ही पड़ा रहने दें। 3 दिन बाद फसल को छाया में सुखाएं और फिर सही तरीके से भंडारण करें। खुदाई के 10 से 12 दिन पहले सिंचाई बंद कर दें। इस समय बीज के लिए बोई गई गाजर और मूली की फसल तैयार हो जाती है। फसल को पूरी तरह सुखाकर ही बीज निकालें। निकाले गए बीजों को ठीक से सुखाने के बाद पैकिंग करें और फिर उसका भंडारण कर दें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर, यानी सेगमेंट खास खबर।
5 दिवसीय अमेरिकी यात्रा पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी एरोस्पेस कंपनियों बोइंग और रेथियोल के प्रमुखों से मुलाकात की। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने इस कंपनियों से भारत में नीतिगत पहल का लाभ उठाने के लिए मेक इन इंडिया से मेक फॉर द वर्ल्ड की ओर तेजी से बढ़ने का आह्वान किया। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सोमवार से यात्री पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। देश भर में पंजाब नेशनल बैंक, जेके बैंक और येस बैंक की 440 शाखाओं में श्रद्धालु ऑनलाइन अग्रिम पंजीकरण करवा सकते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने असम में 11 स्थानों पर छापेमारी की। एनआईए ने अंसारुल्लाह बांग्ला टीम, एबीटी और अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट द्वारा रची गई साजिश मामले में इन स्थानों की तलाशी ली। ये छापेमारी बारपेटा और बोंगाई गांव जिलों में की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से प्रेरणा लेते हुए और परीक्षाओं को एक आनंददायक गतिविधि बनाने की दिशा में अपने प्रयास को जारी रखते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग सोमवार से लेकर आगामी 31 मई तक परीक्षा पर्व 4.0 मनाएगा। परीक्षा पर्व 4.0 छात्रों, अभिभावकों एवं शिक्षकों को अपने विचार साझा करने और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन एवं महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त करने के लिए मंच प्रदान करने का एक प्रयास है। 20 मार्च से पहले कोविड से हुई मौत के मामलों में परिजनों को मुआवजे के लिए 23 मई से पहले दावा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च के आदेश से स्पष्ट किया था कि 20 मार्च से पहले कोविड से हुई मौत के मामलों में 60 दिन के भीतर, जबकि 20 मार्च के बाद कोविड से जान जाने पर 90 दिन के भीतर परिजनों को मुआवजे के लिए आवेदन करना होगा। कई मामलों में फर्जी तरीके से मुआवजा लेने की घटना सामने आने के बाद कोर्ट ने 5% मामलों में दावों की जाँच करने को भी कहा था। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।